हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंसुरेशन 2D का एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं काइट के बारे में, यानी हिंदी में बोलें तो पतंग। क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई सा भी सवाल आप लोगों से मिस हो। तो चलिए स्टार्ट कर दें। कहाँ स्टार्टिंग से। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइट के बारे में। काइट बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये आप जो फिगर देख रहे हो ये काइट है, ठीक है। पतंग की शेप में आपको दिखाई भी दे रहा है। अब बात ये है कि काइट वो फिगर होता है जिसके दो एडजेसेंट यानी आसन्न साइड के जो जोड़े होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि जो AD है और AB की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी AD ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है। उसी तरह से CD और BC आपस में बराबर है, ये लाइन आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। एडजेसेंट साइड यानी आसन यानी पास पड़ोस की जो साइड्स के जो जोड़े होते हैं वो लंबाइयों में बराबर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब काइट बनती है, ये फॉर्मेशन होता है, तो उसमें आपको एक बड़ा डायगोनल दिख रहा है और एक छोटा डायगोनल दिख रहा है। डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काइट के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जो बड़ा डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर होगा, यानी मैं कहूं कि OD जो है वो बराबर होगा BO के, ठीक है। OD और OB आपस में बराबर होगा, सही है। बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। इसके अलावा जो बड़ा डायगोनल होता है वो एंगल को भी, जो जिस चीज़ पे मिल रहा है ये बड़ा डायगोनल, वो एंगल भी बाइसेक्ट होता है, यानी आधा आधा पार्ट्स में डिवाइड होता है। कहने का मतलब, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये वाला पार्ट अगर थीटा है तो ये वाला पार्ट भी थीटा होगा। कहने का मतलब, अगर ये पूरा 30 है तो 15-15 में डिवाइड होगा, अगर 90 है तो 45-45 में डिवाइड होगा, और सेम ऐसे ही ऊपर वाला एंगल, ठीक है। और इस बड़े वाला जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है इसको। उसका कारण ये है कि अगर आप इस लाइन के इधर फिगर जो देखें, वैसे ही उसी का प्रतिबिंब आपको इधर दिखाई देगा, उसी का मिरर इमेज आपको इधर दिखाई देगा। ऐसे आप देखें कि जैसा फिगर आपको इधर दिख रहा है, अगर मैं इस पार्ट को ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। दोनों तरफ एक ही जैसी बात आपको दिखाई देगी। इसीलिए इस बीच वाली लाइन यानी बड़े डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब, आप इस तरफ का ट्राइंगल देखें और इस तरफ का ट्राइंगल देखें, दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर आता है। सही है इतनी बात? दोनों तरफ का, लाइन के इधर ट्राइंगल और लाइन के इधर ट्राइंगल का एरिया बराबर आता है। अगर मैं ADC के एरिया की बात करूं, वही एरिया ABC के बराबर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट, ये जो B एंगल है ना, जो D एंगल है, ये वाला एंगल और B एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपस में बराबर होंगे। इसको ऐसे भी समझाऊं, अगर आपको बेसिकली काइट इस तरह से भी फॉर्म होती है, आपको दिख रही होगी कि अगर मैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने ये ले लिया जिसमें ये दोनों साइड बराबर है, तो मान लीजिए ये वाला एंगल x है तो आप इसको भी x बोलेंगे। और दूसरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बड़ा सा ले लिया, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर कर दी, लेकिन जितनी ये है उतनी ये ले ली, इससे अलग ले ली। खैर, मेरा मुद्दा ये है कि जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है, तो इसके साथ ये वाला जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो इस आधार के साथ कोण बनाएगा, मान लीजिए y बनाएगा, तो ये भी y बनाएगा। इसलिए इधर भी x प्लस वाई और इधर भी x प्लस वाई है। तो आपने देखा जो छोटा डायगोनल है उसके दोनों किनारे पे जो बने एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टी है मैंने काइट की आपको समझाई, आपको समझ में आ गई होगी। एक एक बात अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, जैसे मैंने बोला वैसे सुन के नोट कर लेना, या आपके सामने ही पूरा लिखा हुआ है, इसको आप छाप लेना, ठीक है। तो ये हमने समझा काइट। अब बात ये आती है
कि काइट के जो सवाल हैं, देखो काइट, रोम्बस भी एक प्रकार का काइट होता है। फर्क बस इतना होता है कि रोम्बस में क्या होता है कि ये चारों साइड्स बराबर हो जाते हैं। अगर ये दोनों साइड्स, अगर इस साइड को मैं इस साइड के बराबर बोल दूं तो ये जितनी रहेगी उतनी ही ये रहेगी, तो उस केस में ये रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, उस केस में ये रोम्बस बन जाएगा। अगर मैं एक और तरीके से आपको समझाऊं तो मुझे थोड़ा सा स्लाइड से बाहर निकलना पड़ेगा, 1 मिनट की बात है। मैं आपको थोड़ा सा और इसको अपने तरीके से विजुलाइज कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए मैं काइट एक बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक मैंने ये सर्किल लिया, ठीक है, और सेम ऐसा ही एक बड़ा सर्किल ले लिया। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिए, मैं क्या काम करने जा रहा हूं। मैं काम ये करने जा रहा हूं कि अगर मैं यहां से इसको मिलाऊं और यहां से इसको मिलाऊं, ठीक है, ये कोई पॉइंट बोल दिया मैंने, एक्सटीरियर पॉइंट बोल दिया, जो कि इस सर्किल इस सर्किल के किसी टेंजेंशियल पॉइंट को टच करता हुआ आगे बढ़ रहा है, या इस सर्किल ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंशियल पॉइंट है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इस सर्किल से 2 टेंजेंट्स खींचूँ इस छोटे वाले सर्किल पर, तो आप ये जानते हो कि यहाँ से मैंने बड़े सर्किल पे 2 टेंजेंट्स खींचे, यहाँ पे ये छोटे सर्किल पे 2 टेंजेंट्स खींचे, तो अभी आप ये जानते हो कि ये दोनों टेंजेंट्स जो होते हैं वाही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, जितनी ये रहेगी क्या उतनी ये रहेगी, और क्या जितनी ये रहेगी क्या उतनी ये रहेगी। होता है क्या? होता है। एक और बात, महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए कि अगर मैं इस दोनों सिरों को मिला देता तो आप इसको बोलोगे डायगोनल है साहब, ये छोटा डायगोनल है। ठीक है, मैं कहता हूं छोटे डायगोनल पे अगर आप इस छोटे वाले सर्किल पे देखो तो उसके लिए ये कोड बन गई, और ये सेंटर से अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये कोड बाइसेक्ट हो जाएगी। हो जाएगी क्या? 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। दूसरी बात, केंद्र से जब मैं इस पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये जाएगी। ठीक है, और अगर मैं सेम चीज अगर मैं यहां से काम कर दूं तो आपने देखा ये बड़ा डायगोनल इस छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पर एंगल बनाता हो जा रहा है। सही है। और एक और बात, ये जो फिगर बनता है जो मैंने इस तरीके से आपको ये दिखाया, विजुलाइज कराया, ये परफेक्ट काइट का ही फिगर है, और ये परफेक्टली राइट काइट का फिगर है। एक काइट, एक और काइट होती है जिसको हम राइट काइट बोलते हैं, जिसमें ये जो छोटा डायगोनल पे बनने वाले एंगल समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, इसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं आपको सामने ये दोनों सर्किल यहां से हटा देता हूं तो आप बोलोगे ये काइट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया काइट की फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे हो रही है, और डायगोनल एक दूसरे को क्यों बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्यों 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक है, चलिए आते हैं आपको आगे की बात समझाने। तो ठीक है भाई, ये आपने समझ लिया, इसके गुण, प्रॉपर्टीज आगे। अब बात यह है कि एक पतंग के चारों कोने एक आयत की चारों भुजाओं पर स्थित हैं, और एक काइट है। काइट इज डिस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ काइट इज। एक रेक्टेंगल पर एक काइट के सारे कोने स्थित हैं, और आपसे बोला गया रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, तो काइट का एरिया क्या होगा। मैं आपको एक तरीके से दिखाता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैं इससे काइट बनाना चाह रहा हूं, तो मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। ये काइट, इसी से मुझे एक रेक्टेंगल, इससे काइट मुझे बनाना है। तो ये मैंने खींची लाइन ऑफ सिमेट्री, जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है, यानी मैंने इस रेक्टेंगल को 2 बराबर पार्ट्स में ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड हो गया ये। ठीक है, तो यही लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसी पे बनेगा, ये होगा काइट का बड़ा डायगोनल। अब कैसे होगा? अब देखो, ये एक रेक्टेंगल आपका दिख रहा है, और रेक्टेंगल पे कहीं पे भी इसके ऊपर मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लूं, मान लीजिए वो पॉइंट इस जगह पे ले लिया मैंने। ठीक है, और यहां से एक ट्राइंगल इस तरह से एक फॉर्म करूं दोनों किनारों को मिलाते हुए। आप जानते हो उस ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होगा।
उस ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। और जो यहां पर ट्राइंगल बनेगा सेम उसी तरह का ट्राइंगल पीछे भी बनेगा, वो भी इस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। और मैंने जब इसको ओपन कर दूंगा तो आपके सामने जो काइट बन के आएगी कुछ इस प्रकार बन के आएगी। जैसे मैंने यहाँ से एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट इधर लिया, एक इधर लिया और एक नीचे लिया, मिला दूंगा तो काइट बन जाएगा। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझ के देखना, ठीक है। और ये बड़ा डायगोनल बन जाएगा ये वाला, और ये छोटा डायगोनल बन जाएगा। तो मैंने आपको ये सिखाया कि जब आपने रेक्टेंगल का एरिया का हाफ किया था और फिर आपने एक जो ट्राइंगल खींचा था वो सिमेट्रिक लाइन, इस लाइन के इधर जो ट्राइंगल दिख रहा है वो आपको दिखाई देगा। रेक्टेंगल आपको ये पूरा नजर आ रहा है, रेक्टेंगुलर शीट। आप इधर देखें तो आप इस तरफ देखेंगे ABC जो ट्राइंगल है वो रेक्टेंगुलर के हाफ शीट पे बन रहा है और इस रेक्टेंगल के का आधा ये है, तो इस रेक्टेंगल का आधा ये रहेगा। यानी रेक्टेंगल के आधे का आधा ये है और रेक्टेंगल के आधे का आधा ये है। यानी अगर मैं दोनों पार्ट्स को जोड़ दूंगा तो ये टोटल रेक्टेंगल का आधा पार्ट है काइट। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे यहीं पे समझा देता हूं, मैंने क्या बोला, ये किया आपने रेक्टेंगल के आधा पार्ट। मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। आपने कहा ये है b/2। मैंने कहा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आपने कहा ये होगा साहब, क्या होगा, लंबाई इंटू b/2 था और इसका आधा रहेगा, सही है। इस पूरे क्षेत्रफल पूरा जो है इस रेक्टेंगल, इधर वाले रेक्टेंगल का जो आधा, जो आपके लंबाई तो L ही रही लेकिन चौड़ाई b/2 हो गई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई से इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाला तो उसका भी मैंने आधा कर दिया, तो इस तरफ वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो ऐसे कितने ट्राइंगल हैं, तो आपने कहा एक ये है एक ये है, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो 2 से 2 काट दिया। फिर आपने फाइनली ये देखा कि लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई गुणा चौड़ाई तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया है और इसका मैं आधा कर दूं तो काइट का एरिया है। तो किसी भी रेक्टेंगल पे जब अभी काइट का निर्माण करोगे, बनाओगे, तो वो पूरे रेक्टेंगल का आधा क्षेत्रफल घेर के बनेगी, अगर काइट के सभी कोने वृत्त उस रेक्टेंगल पे आ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ऐसा सवाल कभी भी आपको दिखाई दे तो आपको ये देखना है कि एक रेक्टेंगल पे आपको एक काइट बनानी थी, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर 80 है जैसे सवाल में दिया गया, तो काइट का एरिया हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई होगी, सही है। चलिए आगे का कुछ सवाल, अभी और इसमें भी छोटे छोटे कंसेप्ट है, पहले उसको क्लियर कर लें। फिर एक और मजेदार कंसेप्ट, इसका बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि इसके अंदर जब आप एक सर्किल बनाओगे और बाहर सर्किल बनाओगे, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अच्छे पेपर में आता है वो, अभी SSC CGL में नहीं आया है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है, ठीक है, तो मिस नहीं होना चाहिए। पहले इन छोटे सवालों को कर लें। एक चतुर्भुज, जिसमें एक चतुर्भुज काइट इस प्रकार है कि KI और KE काइट बनाया हुआ है, नामी काइट दिया है। तो ये मैंने एक काइट को बनाया यहां पर, KITE, तो बोला गया KI बराबर KE है, बिल्कुल ये होता ही बराबर, ये आप जानते ही हो। फिर बोला गया एंगल, अच्छा TI बराबर, अच्छा ये लाइन इसके बराबर है, ये भी आप जानते हो, TI बराबर TE है। उसके अलावा बोला गया एंगल K बराबर 60 है, ये पूरा एंगल 60 है, ठीक है। जो अभी प्रॉपर्टी बताई है उसको थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में क्लियर है तो ये छोटे छोटे सवाल खत्म हो जाएंगे तुरंत। और एंगल T 90 है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें एक डायगोनल 24 दिया गया है, दूसरा डायगोनल आपको पता लगाना है। हालांकि इसमें ये बोलना चाहिए था IE, यहां बोला गया एक विकर्ण नहीं, इंग्लिश में क्लियर लिखा है IE हैज लेंथ, एक विकर्ण IE की लंबाई IE
I से लेकर E 24 है, नहीं तो सवाल इनकम्प्लीट रह जाएगा। अगर मतलब कौन सा डायगोनल 24 है ये तो पता होना चाहिए। तो आई ई इसमें इंग्लिश में क्लियर लिखा था, हिंदी में थोड़ा करेक्शन था, मैंने कर दिया वहाँ पर। तो आई ई की वैल्यू 24 दी गई है। जब आई ई 24 है तो आपको ये पता है जो बड़ा डायगोनल की लेंथ आपको निकालनी है, तो आपको ये पता है कि बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता गुजरता है। इसका मतलब ये 12 होगा और ये भी 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सही है, बड़ा डायगोनल पता लगाना है। मुझे ये पता है कि जो बड़ा डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करते गुजरता है। अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा और इधर भी 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है कि मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ओ बोल दिया, मुझे निकालना है के ओ। ये एंगल 30 है, ये जहाँ पर परपेंडिकुलर डायगोनल करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमने कहा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर उठा लूँ मैं, ट्राइंगल के ओ आई, इस ट्राइंगल को अगर मैं उठा लूँ तो इसमें मुझे 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर दिया गया है और मुझे बेस निकालना है के ओ। ठीक है, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस का जो संबंध होता है tan में होता है, और मैं tan 30 का यहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ। tan 30 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर 12/KO। सही है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर 12/KO। तो KO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12√3। अब ये गलती मत कर देना कि यह 12√3 है तो ये भी 12√3 होगा, ऐसा नहीं होता। बड़ा डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता है, बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि बड़ा डायगोनल ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, बड़े डायगोनल के इधर छोटा डायगोनल आधा रहेगा और बड़े डायगोनल के इधर छोटा डायगोनल आधा रहेगा। सही है, दिमाग में बैठ गया। चलिए, तो ये मेरे पास के ओ, मेरे पास के से लेकर ओ 12√3 आया। अब मुझे निकालना है ये टी से लेकर ओ। फिर मैं देखूंगा कि ये पूरा 90 था तो भाई साहब ये 45 हो गया, 45, और 45 डिग्री का अगर एंगल है तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। कैसे होगा, आप दूसरा ट्रायंगल उठाओ के टी ओ आई, और इसमें आप tan 45 की बात करो। परपेंडिकुलर 12 है और टी से लेकर ओ की लेंथ से ही परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार लगाया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 बराबर 12/TO। तो TO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब टोटल डायगोनल आप निकाल लो, जोड़ दो। टोटल डायगोनल कितना हो जाए, के से लेकर ओ 12 है और टी से लेकर ओ 12√3 है। तो ये मेरा आंसर हो गया। 12 को कॉमन ले सकते हो, 1 + √3, ये बड़े डायगोनल की लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। आई होप इट इज़ क्लियर। ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको रिवाइज हुई कुछ, और उस प्रॉपर्टी का गेम ही था यहाँ पर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लें, आगे देखें। एक ये तो अभी करा ही दिया है, हाँ चलो पीछे चला गया। ये देखो, एक पतंग की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो कि एक समकोण बना रही हैं। दोनों विकर्ण की लंबाइयां ज्ञात करें। ठीक है, दोनों विकर्ण आपको पता लगाने। पतंग की भुजाएं, एक 8 है और एक, अब डेफिनेटली अगर ये 8 है तो ये 15 तो नहीं हो सकती, ये भी 8 होगी, क्योंकि पतंग इसी प्रकार ही बनती है। ये 8 है तो ये 15 रहेगा, तो ये भी 15 रहेगा। ठीक है, पतंग की 8 और 15 सेंटीमीटर की भुजाएं जो हैं वो समकोण बना रही हैं। मीन्स ये आपको एंगल दे दिया गया राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल दे दिया गया, ये 90 डिग्री का एंगल होती है। दोनों विकर्ण की लंबाई बताएं। आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई साहब मुझे ये बताओ, इसको नाम दे देते हैं ABCD, लॉन्गर डायगोनल, सबसे बड़ा डायगोनल जो है वो क्या है, यहां पर आपने कहा AC है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बेस ये 8 है, ये 15 है, तो डेफिनेटली AC की हो जाएगा 17। पाइथागोरस के ट्रिपलेट से 8 15 17 का ट्रिपलेट होता ना, तो ये 17 हो जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो। तो AC की वैल्यू तो तुरंत दिख गई 17। अब बात है कि मुझे BD निकालना है। BD निकालना है तो यहाँ से मैं इसको मिलाऊंगा। एक चीज़ मुझे बताओ कि ये कर्ण पर परपेंडिकुलर है। अगर मैं आपको ट्राइंगल दिखाऊं यहाँ पर, ट्राइंगल ABC में जरा देखना, ABC, इस ट्राइंगल को देखो,
तो आपको ये पता है कि 90 डिग्री से अगर मैं कर्ण पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो एक डेफिनेट एक निश्चित संबंध हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बुलाने वाली दोनों भुजाएं 8 गुना 15 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, AC 17 ये निकल के आ गई है, इस पॉइंट को O बोल देते हैं, 17 निकल के आ गई है गुणा B से लेकर O। ये आप जानते हो क्या, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कई बार इस्तेमाल हुई है, इसका गुणा बराबर इसका और इसका गुणा के बराबर होता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई। तो मैं BO की वैल्यू निकाल लूँगा, 8 गुना 15 बटे 17 करके आएगा। B से लेकर O जितना रहेगा उतना ही O से लेकर D रहेगा। तो कहने का मतलब अगर मुझे शॉर्टर डायगोनल निकालना है, छोटा विकर्ण निकालना है, तो मैं ये जो दिया गया है मुझे 8 गुना 15 बटे 17 को 2 से गुणा कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। मेरी बात आप समझे? अरे ये क्या हुआ, ये भाई जहां पर क्लोज हुआ था वहां पे पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, माउस दबाते ही ये PPT पे जो सारी चीज़ गायब हो जाती है, ठीक है। दो बातें, या तो मैं इस PPT पे का पेन इस्तेमाल करूं जो इसमें इसके में होता है तो वो गायब नहीं होगा, लेकिन मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूं एक दूसरे सॉफ्टवेयर का, इसलिए जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करूंगा ये जो भी लिखा हुआ वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो पूरा हो ही चुका था, आप नोट कर लेना उसको, बस कैलकुलेशन रह गई थी, क्या था वो 8 गुना 15 बटे 17 गुणा 2, ठीक है, वो छोटा डायगोनल की लेंथ पूरी आ जाएगी। हाँ, अगला सवाल है द वर्टेक्स ऑफ द काइट। एक जो काइट है उसके वर्टेक्स दिए गए। सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके एग्जामिनेशन में आती है तो छोटा कोऑर्डिनेट का ही सवाल मान लीजिए इसको, लेकिन काइट फॉर्म कर रहा है ये जो इसके वर्टेक्स हैं, तो आपको लेंथ को डिटरमाइन करना है। एक प्लेन पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसको, ये एक्स प्लेन है, ये वाई है, A-3 और देखो आपको पता है ना ये 0 है, ये 1 2 3 4 इस तरह से बिंदु चलेंगे, ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से बिंदु चलेंगे। y ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ऐसे बहुत पॉइंट होते हैं, ठीक है। खैर अगर मुझे इसको इस पॉइंट को -3 और 1 को इसमें दिखाना है तो आप कहाँ दिखाओगे, तो ये -3 x कितना है -3 और y कितना है 1, -3 और 1, ये पॉइंट इधर कहीं बनेगा, -3 -3 के ऊपर और 1 यूनिट ऊपर और इधर -3। वैसे ही B पॉइंट 0 और 5 किधर बनेगा, तो 0 ये रहा और 5 इसके ऊपर यहाँ कहीं बनेगा, ये B पॉइंट मान लीजिए 0 और 5। उसके अलावा C पॉइंट कहाँ बनेगा, 4 और 2 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इस डायरेक्शन में बनेगा, C 4 यूनिट पे आ गया और 2 यूनिट ऊपर, यानी यहाँ कहीं बनेगा C पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 2। अगला है D पॉइंट है 2 और 9, 2 पॉजिटिव है, ठीक है, यानी जो x है, ये तो गलत दिख रहा है मुझे, ये -2 होना चाहिए, नहीं ठीक है, सही है, यानी x 2 इधर है और -9 नीचे कहीं इधर कहीं बनेगा जाके, मतलब -4 से भी नीचे, मतलब 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y जो है वो -9 है तो नीचे की ओर बनेगा। ये थोड़ी जानकारी आप लोगों के पास बेसिक से होगी, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब ज़्यादा पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। खैर ये पॉइंट क्या था 0 और 5। अब मुझे इससे बनानी है काइट, और आपको चाहिए इस काइट के सारे भुजाएं, ठीक है। फिगर क्योंकि मैंने कोई मेजरमेंट लेके तो बैठा नहीं हूँ तो आपको ये थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 2 साइड बराबर होंगी और अन्य 2 साइड बराबर होंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे मान लीजिए कि A से लेकर B, ये AB की लेंथ मुझे निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो आपके पास एक फार्मूला होता है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये x1 y1 ये पॉइंट्स हैं, x2 y2 ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है
तो आपके पास फार्मूला होता है, याद होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब समझाएंगे। पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला, इसका आप इस्तेमाल कर लें। अब आप x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए फार्मूला किताबों में हमेशा ये ऐसे लिखा रहता है x2 माइनस x1, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि x2 पहले लिखें या x1। अरे कुछ भी पहले लिख लो, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करना है बस। तो कुल मिला के x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -3 है, ठीक है। तो 0 में से माइनस करेंगे -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और +3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा। फिर 5 में से 1 घटाऊंगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा। इसको मुझे जोड़ना है, ओ ये प्लस है, ठीक है, जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, √25 का मतलब 5 हो जाएगा, सही है। वैसे ही अगर मैं BC निकालूंगा तो आप देखें 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और प्लस करूंगा 2 में से 5 गया -3 होगा, और -3 का स्क्वायर करूंगा तो फिर 9 हो जाएगा। तो ये फिर 5 ही आएगा। कहने का मतलब अगर आपने 1 निकाल लिया तो वो भी 5 ही आना है, दोनों बराबर होने हैं, ठीक है। तो आपके पास AB और BC की वैल्यू आ गई। अब इसमें से कोई आप निकाल लें, ये निकाल लें चाहे वो निकाल लें, जितना ये रहेगा, क्योंकि काइट फॉर्मेशन हो रही है वो दूसरा भी उतना ही रहेगा, कोई सा भी एक निकाल लें। तो आपने कहा कि मैं AC निकाल लेता हूँ, AD निकाल लेता हूँ, ये D पॉइंट है नीचे, ठीक है। तो कोई सा भी एक निकाले, जैसे इसको देखें, -3 में से -2 जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 25 आएगा, प्लस 1 फिर माइनस है, फार्मूले में माइनस होता है, और ये भी -9 है, तो 1 माइनस फिर -9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आएगा। वर्गमूल 125 हो जाएगा, जिसको मैं 25 गुणा 5 लिख सकता हूं, 25 को बाहर ले लूंगा तो 5√5 हो जाएगा। अब आपके समझ में आ गया, ये जो साइड है वो 5√5 है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये 5 और 5 पहले ही बन चुकी हैं तो ये 5√5 है, तो ये भी 5√5 होगी। आप निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है ना। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल, लेकिन काइट पे आधारित सवाल किसी एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो मैंने आपको इसमें दे दिया कि आपके सामने ऐसा कोई चीज़ आए तो घबराना नहीं, कर लेना इसको, ठीक है ना। आगे देखो, कभी कभी क्या होता है ना, छोटा सवाल है लेकिन हमारी नज़रों के सामने से नहीं गया तो पेपर में हम नहीं कर पाएंगे, मतलब टाइम लगा देंगे सोचने में ज़्यादा, ठीक है ना। तो हर छोटी छोटी बात भी आपके सामने आए, ठीक है, इसलिए वो सवाल मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी इस सवाल को करो, फिर शायद इसके बाद वो सर्किल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझाऊंगा मैं। उस पर ओलंपियाड में भी सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। SSC सीजीएल में नहीं आया, लेकिन अच्छे एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है ना। वही मैंने कहा, यहाँ देखो, दिए गए चित्र में चतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ये काइट है, आपको देख भी रहा होगा, ये 5 5 है, ये 7 7 है। एक डायगोनल दिया गया, दूसरा डायगोनल पता नहीं क्या है। दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, उस पूरे का आपको क्या निकालना है, इस पूरे का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल और पूरी काइट का एरिया निकालना है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान से समझना कि मुझे पता है कि ये 5 5 है, ठीक है, ये 7 7 है, तो इसमें छोटा डायगोनल ये होगा और ये होगा बड़ा डायगोनल, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर छोटी और बड़ी साइड मिलती हैं, जहाँ छोटी और बड़ी साइड मिलती है उसको मिलाने वाला छोटा डायगोनल होता है, और जो बड़ी साइड के बीच और छोटी साइड के बीच के किनारों को मिलाने वाला बड़ा डायगोनल होता है। तो बड़ा डायगोनल दिया गया, छोटा डायगोनल आपको निकालना है, ठीक है। आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये बड़ा डायगोनल है, अभी मैंने बताया, तो बड़े डायगोनल है, इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके इधर जितना ट्राइंगल का एरिया रहेगा उतना ही ट्राइंगल का एरिया इधर रहेगा, तो क्यों ना हो 5 7 और 6 वाले ट्राइंगल का एरिया में निकाल दूं, ठीक है। और वो एरिया अगर आप ट्राइंगल के तीनों साइड मालूम है तो एरिया आप निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों जो है एक विषम बाहु त्रिभुज बना रही है, एक स्केलन ट्राइंगल बना रहे हैं, तो हीरोज फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं सेमी पैरामीटर एस। हाँ जी, कितना हो गया, 15 और 3 18 है ना, 18/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, सेमी पैरामीटर 9 आ गए, ठीक है। मैंने क्या किया,
7 5 12 और 6 18, 18/2 9 सेंटीमीटर इसकी सेमी पैरामीटर आ गई। अब मुझे एरिया चाहिए, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ अभी, A B C D, ठीक है ना। मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल A B C का हीरोज फार्मूला 9 S माइनस A, S में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, ठीक है भाई। अब 9 को तो बाहर ले लो, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, और 4 को बाहर ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा, बाकी का ये अंदर रह गया 6। कहने का मतलब 6√6, ये आपके पास आ गया एरिया। सही है, ठीक है ना भाई। 6√6 एरिया आ गया। अब किसका एरिया आया ये, ABC का। अब मुझे पूरा काइट का एरिया चाहिए था, एरिया ऑफ काइट निकालूंगा, क्या हो जाएगा 2 × 6√6, डबल हो जाएगा ना भाई, 12√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पूरे का काइट का एरिया इस प्रकार आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए शॉर्टर डायगोनल। अब ध्यान से समझो, मुझे चाहिए ये वाला डायगोनल। और कुछ दिया गया क्या इसमें, नहीं दिया गया। शॉर्टर डायगोनल बाइसेक्ट तो होता नहीं है। ये पूरा 6 दिया गया था, ये 5 दिया गया था, ठीक है। सॉरी, छोटा डायगोनल ही बाइसेक्ट होता, मेरे कहने का मतलब लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता। तो ये तो बाइसेक्ट होगा नहीं, 6 तो बाइसेक्ट होगा नहीं, जो मैं इधर उधर कह दूं, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मुझे निकालना है ये, ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, ठीक। खैर, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। कितना निकल के आया हमारे पास 6√6, ठीक है। दोबारा समझे, छोटे ट्राइंगल में ABC 6√6 आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक टोटल का काइट का एरिया खत्म हो गया, निकाल दिया मैंने। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इस ट्राइंगल का बेस 6 लेता हूँ तो 1/2 1/2 बेस 6 है, और हाइट इसकी, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने O कह दिया, ठीक है ना। हाइट इसकी BO है, 6 बेस है और ऊंचाई, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना तो हाइट होगी, ठीक है। 6 × BO हो गया। और ऐसा करने पर मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया आता है, जो कि मुझे दिया गया 6√6। सही है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 6 से 6 कट गया। BO बराबर मेरे पास आ जाएगा 2 का गुणा करने पर 2√6। सही है, 2√6। तो 2√6 मेरे पास B से लेकर O आ गया। तो जितना BO है उतना ही तो OD रहेगा। अभी हमने समझा भाई, जितना ये पार्ट ये है, जितना पार्ट ये है BO तो मेरे पास आ चुका है 6√6, सॉरी 2√6, ये 2√6 आया, ये मेरे पास आया, तो ये भी 2√6 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 4√6। तो BOD की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 4√6, ठीक है ना भाई। तो BD मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल कर दूंगा 2√6 का, तो आ जाएगा 4√6। सही है, आई होप इट इज क्लियर। सही है, समझ में आ गया होगा। आसान चीज़ें थी, कठिन नहीं है कुछ। आगे एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात, बहुत गंभीरता से। यहाँ पर मैंने कुछ बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पहले समझा देता हूँ। हिंदी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी समझा दूंगा। लेकिन ये क्या चीज़ है, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया। काइट इज ए बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। ये बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ होती है। बाइसेंट्रिक का मतलब तो बाई से मतलब 2, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें अंतः केंद्र और परिकेंद्र दोनों ही चतुर्भुज में के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल है वो बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। यानी इन सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो तो वो बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे कि ये एक बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है। काइट इज अ बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें इन सर्किल भी होता है और इन सर्किल भी बन सकता है और सरकम सर्किल भी बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां लिखी नहीं की, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको मिस मत करना, ध्यान से सुनना। अगर मुझे इसमें इन सर्किल खींचना है तो कैसे भी काइट को मैं इन सर्किल खींच सकता हूं, यानी वृत्त खींच सकता हूं, बशर्ते दो साइड ऊपर वाली और दो साइड नीचे वाली आपस में बराबर होनी चाहिए। सही है, इन सर्किल खींच सकता है। लेकिन अगर मुझे सरकम सर्किल खींचना होगा तो वो केवल और केवल सरकम सर्किल उसी कंडीशन में खींचेगा जब ये राइट काइट बनेगी। जब ये एक राइट काइट होगी, सरकम सर्किल इसमें लिख देता हूं, सरकम सर्किल कैन बी ड्रॉन ऑन राइट काइट। यानी यहां इस बात को समझो कि अगर मुझे इन सर्किल खींचना है तो किसी भी प्रकार का काइट में इन सर्किल खींच सकता है, यानी एक ऐसा वृत्त जो चारों भुजाओं को अंदर से मिलाते हुए गुजरे, किसी भी काइट में खींच सकते हो। लेकिन अगर आपको सरकम सर्किल खींचना है तो सरकम सर्किल सारे शीर्षों को मिलाता हुआ जो वृत्त जाता है उसको परिवृत्त बोलते हैं, उसको सरकम सर्किल बोलते हैं। सरकम सर्किल आपका तभी बन पाएगा एक काइट के अंदर जब ये एक राइट काइट होगी। राइट काइट से मतलब ये होता है कि इसके जो दोनों एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो छोटे विकर्ण जहां पे मिलते हैं, ये 90 डिग्री का बन रहा हो, तभी ये एक राइट काइट बनेगी। और जब राइट काइट बनेगी तब आप इसमें बाहर एक वृत्त खींच सकते हो। जब एक राइट काइट बनेगी तब एक बाहर भी वृत्त खींच सकते हो और एक अंदर भी वृत्त खींच सकते हो। कहने का मतलब आप बात को समझें कि इन सर्किल तो में राइट काइट होना जरूरी नहीं है, लेकिन सरकम सर्किल में राइट काइट होना जरूरी है। तो आपके दिमाग में एक बात छपनी चाहिए कि जब मुझे इस काइट को बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल बोलना है, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल बोलना है, जब इसको बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल में तब बोलूंगा जब एक राइट काइट होगी। क्योंकि अगर राइट काइट नहीं होगी तो इन सर्किल तो खींच सकता है लेकिन सर्किल नहीं खींचेगा, और राइट काइट होगी तो इन सर्किल भी खींच जाएगा और सरकम सर्किल भी खींच जाएगा। उस कंडीशन में एक बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और किसी भी बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल की अगर आपको इन रेडियस चाहिए तो ये फार्मूला है, चारों भुजाएं दी गई हैं ABCD। और किसी भी बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल की अगर आपको सरकम सर्किल चाहिए तो आपके पास ये फार्मूला है। मैं इसके अलावा भी कुछ चीज बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, उसे गौर मत कीजिएगा, ठीक है ना। परमेश्वरा नंबूदरी एक हमारे यहाँ के 1300 ईस्वी में एक गणितज्ञ रहे हैं, ठीक है। उनका जन्म शायद 1325 ईस्वी के आसपास है। तो परमेश्वरा नंबूदरी करके नाम उनका है। उन्होंने जो सरकम रेडियस, एक साइकिल क्वाड्रेटल की जो सरकम रेडियस निकालने का, इंसर रेडियस निकालने का, या एरिया निकालने का, तो एक जो है उनका जो लेख पब्लिश है, ठीक है। तो उसके आधार पर ये दो फार्मूले वहीं से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और बात इसमें समझाऊंगा। इन फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़े, हो सकता ना भी पड़े, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना ज़रूर चाहूँगा कि किसी भी बाइसेंट्रिक सर्किल का एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो, √ABCD, ये सब भुजाएं हैं। और बाइसेंट्रिक एरिया R = थोड़ा सा समझने वाली बात है, हम ये जानते हैं कि R = del/S होता है, एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। ये भाई साहब सेमी पेरीमीटर ही है। अब आपने ये फार्मूला हमेशा ट्राइंगल के लिए पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये तो ट्राइंगल का फार्मूला क्वाड्रेटल पे कैसे आ गया? तो जी ये ट्राइंगल का फार्मूला नहीं होता है। देखो ये मैंने कहा कि ये बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल का एरिया होता है √ABCD। आप किसी भी बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल का एरिया आप इस प्रकार निकाल सकते हो, √ABCD, चारों भुजाएं दी गई, इससे एरिया निकल जाएगा उसका, ठीक है। और उस एरिया को अगर अर्ध परिमाप से डिवाइड कर दो तो आपने ये फार्मूला हमेशा पढ़ा होगा ट्राइंगल के फॉर्मेशन में, कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे जब आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या दीजिए और अर्ध परिमाप दिया जाए। तो आपने याद रखा होगा एरिया = R × S होता है।
ये आपने जो पढ़ा है ना ट्राइंगल का लिए होता है, ये आपने गलत पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। मैंने तो ट्राइंगल जब पढ़ाया था, राइट एंगल ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल पढ़ाया था तो मैंने बताया था, क्योंकि मैं ट्राइंगल ही पढ़ा रहा था। अब मैं आया हूं, एक मिनट, वॉइस इशू। अब ये कहीं से बीच में कहीं आवाज़ कटी थी, मुझे नहीं पता, तो मैं एक बार को दोबारा से इसको बोलना पड़ेगा मुझे भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको बता देता हूं। तो मैंने ये कहा था आपसे, यहां पर लिखा था काइट इज बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। काइट एक बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कौन सा चतुर्भुज बाइसेंट्रिक होता है? तो बाइसेंट्रिक वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अंतः केंद्र और परिकेंद्र दोनों ही स्थित होते हैं। यानी किसी भी चतुर्भुज पे जब आप अंतः वृत्त खींच सकते हो और उसी चतुर्भुज पे, सेम उसी चतुर्भुज पे, उसी क्वाड्रिलेटरल पे आप सर्कम सर्किल भी खींच सकते हो, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। सही है। अब बोला जाता है काइट इज बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल, यहां पर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब काइट में आप अंतःवृत्त भी खींच सकते हो और परिवृत्त भी खींच सकते हो, यानी सर्कम सर्किल भी खींच सकते हो और सर्कम इन सर्किल भी खींच सकते हो। सही है। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन सेंटर भी होगा और सर्कम सेंटर भी होगा। सही है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो ये बात है कि आप किसी भी काइट के अंदर एक सर्किल खींच सकते हो। किसी भी काइट के अंदर, किसी भी प्रकार की काइट के अंदर आप इन सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सर्कम सर्किल उसी काइट के ऊपर ड्रॉ करना है तो सर्कम सर्किल उसी काइट के ऊपर ड्रॉ होगा जो कि राइट काइट होगी। राइट काइट का मतलब क्या होता है? ये जो एंगल है ना, ये जो छोटे डायगोनल पे बनते हैं, ये वाले जो एंगल हैं, ये होने चाहिए 90 डिग्री के, तभी आप इस पे एक राइट काइट फॉर्म, मतलब ये राइट काइट बनेगी। और राइट काइट जब बनेगी, इसको बोलते हैं राइट काइट, ठीक है। तो राइट काइट जब बनेगी तब आप इस पे एक सर्कम सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहां पर, मैंने अभी लिखा भी था, ठीक है, मैंने, ठीक है, बीच में वॉइस कैंसिल हो गई तो मैं लिख देता हूं यहां पर दोबारा से, ठीक है। तो सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल कैन बी ड्रॉन ऑन राइट काइट। सही है, केवल राइट काइट के ऊपर। इसका मतलब इन सर्किल आप किसी भी काइट में ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सर्कम सर्किल आपको राइट काइट के अंदर ही, राइट काइट पे ही बनेगा। इसका मतलब बाइसेंट्रिक कौन सा होगा? जिसमें इन सर्किल भी हो और सर्कम सर्किल भी हो। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल होगा वो काइट होगी जो राइट काइट होगी, यानी हर काइट बाइसेंट्रिक नहीं होगी। बात आपको समझिए, हर काइट में इन सर्किल बना सकते हो, हर काइट पे आप सर्कम सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। जिस काइट में इन सर्किल और सर्कम सर्किल दोनों ड्रॉ कर सकते हो वो होगी राइट काइट। राइट काइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल। आई होप इट इज क्लियर। और जो भी बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो भी बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी इन रेडियस निकालने के लिए ये फार्मूला और उसकी सर्कम रेडियस निकालने के लिए फार्मूला, अगर आपको चारों भुजाएं एबीसीडी दी गई हो तो, ठीक है। ये फार्मूला बेसिकली कहां से ड्रॉ हुआ? ये फार्मूला ड्रॉ होता है हमारे इंडियन मैथमेटिक्स से परमेश्वरा नमूदरी करके उनका नाम था, और उनको 1325 के आसपास उनका जन्म था, 1300 में, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला दिया था, सर्कम रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके आधार पर बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया की सर्कम रेडियस और इन रेडियस सर्कम रेडियस निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। सही है। और यहां पर एक बात पर गौर कीजिएगा, इस जगह पर मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो है इन रेडियस आर, ये है इन रेडियस आर, ठीक है।
और ये क्या लिखा है पता है, ये बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल का एरिया होता है, किसी भी बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल का एरिया। बेसिकली परमेश्वरा ने जो फार्मूला अपना दिया था वो साइक्लिक क्वाड्रेटल के दिया था, साइक्लिक चतुर्भुज, चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल की, तो बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल का एरिया अंडर रूट ABCD से निकल जाता है, सही है, जिसमें ऐसा क्वाड्रेटल जिसमें सरकम सेंटर, सरकम रेडियस और इन रेडियस दोनों हो, ठीक है, और वो ABCD अंडर रूट ABCD से निकल जाता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटल का आया है एरिया, मान लीजिए एरिया को दिखाया मैंने ऐसे, और जो नीचे आपके पास ये दिख रहा है ना भाई साहब, ये सारी चीज क्या है, आपने सभी भुजाओं को जोड़ा और आधा किया, अर्थात आपने अर्ध परिमाप की बात की। आपके पास R = del/S आया। आपने कहा ये फार्मूला तो हमारा जाना पहचाना है, आपने कहा ये फार्मूला तो हम ट्राइंगल के एरिया के लिए पढ़ते हैं, जहां पे एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दी जाए और भुजाएं दिया जाए, तो वहां पे हम अर्ध परिमाप निकाल के अंतः त्रिज्या से गुणा कर देते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है, ये तो क्वाड्रेटल है। तो वो जो फार्मूला आपने वहां पढ़ा है ट्राइंगल के लिए, वो आपके पास अभी अधूरी जानकारी है, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्राइंगल ही पढ़ाया है, तो ट्राइंगल के एरिया के लिए मैंने बता दिया आप इस तरह से निकाल सकते हो। लेकिन इसकी सही जानकारी ये है कि ये जो फार्मूला होता है वो किसी भी पॉलीगन के ऊपर लागू होता है, del/S, किसी भी पॉलीगन के ऊपर जिसमें आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, इन सर्किल बना सकते हो, किसी भी पॉलीगन के ऊपर। आप हर पॉलीगन में इन सर्किल बना नहीं सकते हो, आप हर क्वाड्रेटल में इन सर्किल बना नहीं सकते हो। आप स्क्वायर में बना सकते हो इन सर्किल, लेकिन आप रेक्टेंगल में इन सर्किल नहीं बना सकते हो, ठीक है। जिसमें इन सर्किल बनेगा आप इसको अप्लाई करो, आपका ये जवाब निकलेगा सही। मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पॉइंट थोड़ी, ठीक है ना, ये थोड़ी सी पेच वाली बातें हैं, तो इसको ज़रा समझना ज़रूरी है। आइए मैं आपको समझाऊँगा ज़रूर पूरी बात को। आप कोई सा भी एक क्वाड्रेटल ले लो, कोई सा भी एक क्वाड्रेटल ले लो। मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटल इस प्रकार ले लिया, ठीक है, कोई सा भी, और मैंने इस पे एक वृत्त खींच दिया। इन सर्किल, मुझे पता है कि इन सर्किल बन जाएगा। इन सर्किल बनने की भी कंडीशन हम लोगों ने पता की है, क्या होती है क्वाड्रेटल के अंदर, कि विपरीत भुजाओं का जोड़ बाकी दो विपरीत भुजाओं के जोड़ के बराबर होगा, तो वही क्वाड्रेटल में इन सर्किल खींच सकता है, बाकी में नहीं खींचेगा। एक बात। दूसरी बात, ठीक है, तो इसको हम एक्चुअल में इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटल को हम टेंजेंशियल क्वाड्रेटल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे की बात है, समझाऊंगा और बाकी चीज़ों को इधर समझो जरा। अगर मुझे इसका इन रेडियस चाहिए, ठीक है, तो मैं जानता हूं इन रेडियस क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, और ये टेंजेंशियल क्वाड्रेटल होता है, ये टेंजेंशियल पॉइंट है इसका। तो ये है साहब इसका, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, इससे मिलाऊं, इससे मिलाऊं, तो आप मुझे बताओ कि ये है आपके पास R, ये मुझे निकालना है। तो मैं क्लियर सी बात आपको बताऊं, तो मुझे यहाँ पर कितने ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ जो ट्राइंगल है साहब, आपके पास AOB, ट्राइंगल AOB प्लस COB प्लस ट्राइंगल COD प्लस ट्राइंगल AOD, इन सभी ट्राइंगल को जोड़ दूंगा तो पूरा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आ जाएगा ABCD। कोई डाउट इसमें? सभी ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं जोड़ दूंगा, AOB का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास बेस है, मान लीजिए कि साइड A है, मान लीजिए कि साइड B है, मान लीजिए कि साइड C है, मान लीजिए कि साइड D है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा इस ट्राइंगल का, तो आप कहेंगे 1/2 A × R आएगा। इसका एरिया निकालूंगा तो सीधे परपेंडिकुलर खींचूंगा, ये R रहेगा, तो 1/2 B × R आएगा। आगे इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये R क्योंकि रेडियस बन जाएगी, और ये इसका बेस C है, तो 1/2 C × R रहेगा, प्लस 1/2 यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यहाँ D है बेस और R इसका टोटल हाइट है, तो 1/2 D × R हो जाएगा, बराबर पूरे क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा, पूरे क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल आ जाएगा। मैं इसमें से 1/2 R को कॉमन लूंगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, 1/2 R को कॉमन ले लिया तो A + B + C + D आ रहा है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा रीसेट कर दूं तो मेरे पास दिखेगा आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। ये जो है, ये जो चीज़ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2, ये है अर्ध परिमाप, सभी भुजाओं को जोड़ा और आधा किया। तो मेरे पास फाइनल क्या बन के आ गया, आर इंटू एस। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई सा भी फिगर, कोई सा भी पॉलीगन जिसमें आप एक इनसर्किल ड्रॉ कर सकते हो, उसका एरिया आर इंटू एस से निकल जाता है। इतनी बात सही है? ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल की मैंने बात की। आप एक काम करो, अपने हिसाब से एक पेंटागन में बनाओ जरा, और यही चीज़ लागू होगी हर जगह पर। सभी ट्राइंगल का एरिया आप जोड़ोगे, क्योंकि हाइट रेडियस इसकी ये रहेगी। मेरी बात आप समझे? ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये, सबका जोड़ोगे तो फाइनल वही निकल के आएगा आर इंटू एस। आई होप क्लियर है पॉइंट, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है अब। तो आइए, यहाँ पर थे हम लोग। तो ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल होता है। ये फार्मूला कैसे बनता है इसके आगे हम चर्चा कर लेंगे। टेंजेंशियल सर्किल वगैरह में साइक्लिक क्वाड्रेटल के थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म बताऊंगा तो बताऊंगा चीज़ को। अभी थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात अभी चल रही है, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये आर इंटू है, आर डेल बाई एस से ही निकल रहा है, ठीक है, आर इंटू एस से। तो डेल आर क्या समझा अभी आपने, आर इज इक्वल टू डेल बाई एस जो होता है फॉर एनी पॉलीगन होता है, नॉट फॉर ओनली ट्राइंगल, फॉर एनी पॉलीगन। एनी पॉलीगन। अब एनी पॉलीगन का मतलब आप किसी भी पॉलीगन की बात नहीं करेंगे। यहां पर भी एक शर्त है कि पॉलीगन वही होना चाहिए जिसमें आप इन सर्किल बना तो सकें। और खैर एक बात और भी है कि इन सर्किल आप बना पाएंगे तभी तो इन रेडियस की बात करेगा वो, नहीं तो इन रेडियस की बात ही कहां करेगा। ये भी बात ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपने समझ में आ गई। अब बात आती है सवाल पे अप्लाई करें इन सब बातों को, तब समझ में आएगा कि क्या गेम है, कैसे काम होगा। ये पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। इन अ क्वाड्रेटल ABCD इट इज अ गिवन दैट AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। जो दिया गया उसको डेटा को भर लेते हैं जल्दी से। क्या क्या दिया गया, AB और AD बराबर है 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर है। BC और CD बराबर कितना है, 24। ये 24 है और ये 24 है। ये दोनों साइड आपको गिवन है। ABD और ADC बराबर 90 है। ये 90 है, ये 90 है। राइट काइट बन गई है, ये राइट काइट बन गई है। लेकिन इसमें पूछा गया इन सर्किल और सर्कम सर्किल दोनों का रेडियस पूछा है। और आपको पता है कि राइट काइट में सर्कल सर्किल बन सकता है। और जब राइट काइट बन गई तो ये एक बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल बन गया। और बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल का इन रेडियस निकालने का एक तरीका, वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है, वो तरीका है आर इज इक्वल टू अंडर रूट 18 गुणा, अब मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, उसकी चिंता मत करना। अभी अब देखो जरा, 18 गुणा 24 गुणा 18 गुणा 24 बटे 1/2 सम ऑफ 1/2 पेरीमीटर का हाफ। कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 18 18 36, 36 और 24, 36 और 24, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, 60 और 24 क्या हो गया 84, 42, ठीक है ना भाई। ये पूरा 42 हो गया। कर यहाँ कितना आ जाएगा, इसको ज़रा देखो, इसको देखो, ये 18 इंटू 24 ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, रूट से, और ये 1/, ये कितना हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 6 से कट रहा है ये 3 बार कटेगा, 6 से कटेगा ये 7 बार कटेगा, ठीक है। आप कुछ कटेगा क्या, आप कुछ नहीं कटेगा। तो कितना आ जाएगा 72/7 हो जाएगा। ये आपके पास सर्कम रेडियस इन रेडियस आ जाएगी, ठीक है। ये फार्मूले के अलावा भी मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि सारी फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये भी बात करते हैं। अब बात ये आ रही है कि सर्कम रेडियस निकालने के लिए भाई साहब बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला था, वो याद रहेगा क्या, ठीक है। तो वो डेफिनेटली जब आप बहुत अच्छे लेवल पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो फार्मूला याद रहेगा, अन्यथा निकल जाएगा दिमाग से। तो खैर राइट जो काइट बनती है उसका सर्कम रेडियस निकालना और आसान है, वो फार्मूले पे मत जाओ आप, ठीक है।
वो तो एक सीक्वेंस था कि इन रेडियस बताया तो मुझे सर्कम रेडियस भी बताना है, लेकिन सर्कम रेडियस निकालना राइट काट का और आसान है। कैसे निकालेंगे देखो, आपको सुनो जरा। आपको पता है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ये हाइपोटेनस बनेगा, और जब एक सर्कम सर्किल आप इसके ऊपर ड्रॉ करोगे ऐसे करके, सही है, तो ये इसका डायमीटर बनेगा, ठीक है। और जब ये डायमीटर बनेगा, ठीक है, तो आपके सामने ये एक राइट एंगल है, ये 24 है, ये 18 है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये पूरा मेरे पास एडी कितना आ जाएगा, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से जानते हो, ये 18 है, 24 है, ये कितना बन जाएगा। आप नहीं ऐसे समझ में आता, इसको काट दो। मैं देख रहा हूँ 6 से काट रहा है 3 बार, 6 से काट रहा है कितनी बार, 4 बार। ये 3 4 तो निश्चित तौर पे 5 होगा, क्योंकि आपने 6 से काटा था, इसलिए 6 से गुणा कर देंगे, पूरा का पूरा 30 होगा। ये पूरा का पूरा 30 है, ये पूरा का पूरा 30 है। अब आप कहेंगे क्या ये सर्कम सेंटर होगा? जी नहीं, ये सर्कम सेंटर नहीं होगा। सर्कम सेंटर नीचे कहीं इधर कहीं होगा, क्योंकि 30 का आधा ये ऊपर नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाए तो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कर्ण पूरा 30 है, 30 के मध्य बिंदु पर सर्कम सेंटर होगा, और सर्कम रेडियस आर जो निकल के आएगी वो 30 का आधा अर्थात 15 रहेगी। तो ए डी मेरे पास 30 आया है, और सर्कम रेडियस मेरे पास क्या आ जाएगी, 30/2 का मतलब 15। आई होप इट इज क्लियर। आप चाहो तो वो फार्मूला भी आपके पास तैयार है, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ उससे निकालने की बात, ठीक है। उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। मैंने रेडियस के लिए फार्मूला लिखा था, तो मैंने सर्कम रेडियस के लिए भी लिख दिया था, क्यों लिखने वाला मैं ही हूँ, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप क्रॉस कर दो, छोड़ दो, ठीक। क्योंकि जब राइट ट्रायंगल ही बन गया, क्योंकि हम काइट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको निकालना तो आसान है भाई, ठीक है। अब कुछ और बेसिक, कुछ और क्वाड्रेटर के क्वेश्चन जहाँ पर वो अप्लाई होगा तो मैं उसका पूरा फॉर्मेशन समझाऊंगा कि एक्चुअल में वो परमेश्वरा नंबूदरी की क्या सोच थी, कैसे उसने वो फार्मूला बनाया था, ठीक है। तो वो पूरी बात को मैं कभी बताऊंगा, तब आपको वो चीज़ याद रह पाएगी, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे रटाने वाले फार्मूले की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर, क्योंकि ये तो आसान बात थी। मैंने आपको बताया कि बाइसेंट्रिक सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, डेल बाई एस मैंने किया है और उससे मैंने निकाल दिया, और डेल बाई एस सबको याद रहता है, ठीक है। काइट इज ए बाइसेंट्रिक, तो इसको आप राइट काइट इज ए बाइसेंट्रिक, तो ABCD से एरिया निकाल सकते हो। ये भी छोटी सी बात आप दिमाग में रखो। अच्छा, किसी को ये नहीं पता है बाइसेंट्रिक का चक्कर, अब वो कहेगा एरिया निकाल के दिखाओ, आप क्या करोगे, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, समझ लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अरे यार, इस पूरा गायब हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत है इसमें। हाँ जी, दोबारा लिखते हैं। 18, ये भी है 18, ये 24 है, ये भी 24 है, सही है। आपको खींचना है एक इन सर्किल, आपने एक इन सर्किल खींच लिया अंदर। आपको ये भी बोला गया कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये है 90 डिग्री का एंगल। आपको पता है कि सर्कम सेंटर इधर कहीं, इन जो सेंटर इन सेंटर वो है, वो इससे तो नीचे कहीं इधर कहीं रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। डायगोनल जहाँ कट करते वहाँ नहीं रहेगा। आपको पता है कि अगर मैं इस सर्किल के सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और आपको पता है क्योंकि ये टेंजेंशियल पॉइंट है, यहाँ से मैं खींचूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो, विदाउट फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना इस बात को, ठीक है। सही है भाई। अब मुझे पता है कि ये है साहब R रेडियस, और ये भी R है, तो डेफिनेटली ये भी R होगा और ये भी R होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये R है, ये 90 डिग्री का एंगल है, मेरे पास यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस बचा है, ये मेरे पास यहाँ से, मान लीजिए ये पॉइंट को मैंने बोल दिया PQR, टेंजेंशियल पॉइंट को मैंने बोल दिया PQRS, ठीक है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास P से लेकर A का डिस्टेंस क्या है। तो आपने कहा है
कि ये आर है, ये आर है, ये पूरी 18 थी, तो पी ए मेरे पास क्या बचेगा 18 माइनस आर। मैंने इस लाइन को बोला 18 माइनस आर। ये पॉइंट बड़ा समझने वाली बात है, एक बार समझ में आ गया तो कहानी बहुत आसान लगेगी। विदाउट फार्मूला 18 माइनस आर, सही है। तो पी ए मेरे पास 18 माइनस आर आ गया। अब मैं पता क्या करूंगा, मुझे यहां पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मिल गई और वो है सिमिलरिटी, ठीक है। और सिमिलरिटी का मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पर। वो कैसे होगा ज़रा देखो, मैं ट्राइंगल उठाता हूं और मुझे बात बताना अगर आपको मेरे बात समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल में ए बी डी उठाता हूं और दूसरा ट्राइंगल में उठाता हूं ए, मान लीजिए सरकम ये इन सेंटर उसको मैंने आई बोल दिया, ए पी आई, ये दोनों ट्राइंगल मैं सिमिलर बोल पाऊंगा। उसका कारण मैं बता देता हूं। आप ए बी डी को उठाओ तो ये 90 डिग्री का एंगल है, आप ए पी आई को उठाओ तो 90 डिग्री का एंगल है, सही है। आपको पता है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो रेडियस है यहां पर, एक और एंगल इसमें बराबर बनेगा। कौन कौन सा बनेगा बराबर? अच्छा, ये 90-90 होगा तो क्या बोलना चाह रहा था, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, ये नहीं होगा बराबर, क्योंकि 90-90 होगा तो इक्वल पार्ट्स में कटेगा, ठीक है। इससे मतलब नहीं है यहाँ पर, मैं कुछ और, मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने बोलने में शायद। ए बी डी और ये जो ट्राइंगल है इसमें 18 माइनस आर आ रहा है, 18 माइनस आर आ रहा है, हाँ। ये देखो कितना छोटी बात, ये जो एंगल ए है वो ए बी डी में भी आ रहा है, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है और ए बी डी में भी आ रहा है, और ये एंगल जो है ए बी डी में भी आ रहा है, और ये एंगल ए पी आई में भी आ रहा है। एंगल ए का इतना वाला पार्ट, सही है। दो एंगल बराबर बनने से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो। सिमिलरिटी का मैं इस्तेमाल करूंगा, देखो क्या बन के आता। बड़े ट्राइंगल की मैं ये वाली साइड लेता हूं 24, और छोटे ट्राइंगल की मैं साइड 24 ले लिया, ठीक है। अब मैं 24/18 कर दूं, और मेरी बात समझ रहे हो, और यहां पर कर दूं मैं r/18 माइनस आर। सिमिलरिटी का इस्तेमाल। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 6/3 हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा 6 से काटने पर। क्रॉस गुणा करें, ये 72 हो जाएगा, -4r हो जाएगा, बराबर में 3r है, तो इधर आके जुड़ जाएगा, 7r की वैल्यू आ जाएगी 72, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 72/7 सेंटीमीटर, सही है। तो मैंने यहां पर सिमिलरिटी से इसको समझाया। आपके पास बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटर बाइसेंट्रिक का निकालने का तरीका भी है, और आपको जब ये साइक्लिक, देखो बाइसेंट्रिक निकालना भी आसान है क्योंकि राइट एंगल दिया गया। 18 गुणा, क्योंकि रूट के अंदर 18-24 लिखोगे तो एक बार 18-24 ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, सबका क्या आएगा, सेमी पैरामीटर। पूरा पैरामीटर 82 आधा 42 आ जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो भी मैं अपने आंसर पे पहुंच रहा था। पिछले वाला जो भी मैंने सॉल्व किया, 6 से काटने पर 3 बार, 6 से काटने पर 7 बार, गुणा कर दूंगा तो 72/7। तो भाई साहब ये है फार्मूला, और ये है आपका सिमिलरिटी। आपके पास दोनों तरीके मैंने समझा दिए, अब जो अच्छा लगे वो समझ लेना, लेकिन इसको भी समझ जरूर लेना, ठीक है। अब बात ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकलती है कि ये राइट एंगल बने ना तब क्या हो। राइट ट्राइंगल का तो साहब बड़ा आसान है, लेकिन राइट ट्राइंगल ना बने तब क्या हो। तो एक ऐसी ही प्रॉब्लम जो है ओलंपियाड के एग्जामिनेशन में आ चुकी है, और मैं वही सेम सवाल आपके सामने लिखने जा रहा हूं, और वो सवाल इसको नोट कर लेना। अब इन रेडियस सरकम रेडियस दोनों आ जाएगी तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये वो सवाल है जो एसएससी में नहीं आया बल्कि न कैट में आया, ओलंपियाड की एक प्रॉब्लम है। ये एक अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, ध्यान से समझना। लेकिन ये कठिन नहीं है, क्योंकि जितना मैंने आपको समझाया तो अब आपको इसको ये कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। काइट पे एक बेहतरीन सवाल, ठीक। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज गिवन दैट AB, ये 13 दिया गया है,
और BC और CD 20-20 दिया गया। ये BD पूरा 24 है, ये 24 नहीं, पूरा BD, B से लेकर D 24 है। इफ R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल inscribable इन क्वाड्रेटल, देन व्हाट इज द इंटीजर क्लोज टू R की वैल्यू निकालनी, यानी इस सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है। ठीक है, ये सवाल है, कैसे करोगे? फार्मूला तो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेंट्रिक नहीं है, वो बाइसेंट्रिक के लिए ही है। ठीक है ना, फार्मूला आपके पास बाइसेंट्रिक क्वाड्रेटल के लिए ही है। अब क्या करोगे? ठीक है, अब क्या करोगे, ये है मुद्दा। ठीक, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी भी है कि भाई ये पूरा 24 है, ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। ये मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए कि इसका आई इन सेंटर है। ठीक है ना भाई। अब बात ये है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये जैसे ही आपने कहा कि ये 12 है, आपको ये तो पता है कि कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 12 है, ये 13 है, तो डेफिनेटली ये जो है ये डिस्टेंस केवल ये से लेकर आई नहीं, ये डिस्टेंस O, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि ये 12 है, क्योंकि 90 डिग्री के इधर भी बचेगा। अब ऐसा नहीं कि ये 5 है तो नीचे भी 5 होगा। अब इधर देखो, ये 12 है, ये 20 है, O से लेकर C कितना होगा, तो AO तो मेरे पास आ गया है 5, ठीक है, सेंटीमीटर। O से लेकर C कितना आएगा, तो आपने कहा ये 12 है, ये 20 है, इसको जरा काटना, छोटा करना इसको। आप कहेंगे 4 से कटेगा, ठीक है, 3 बार 4 से कटेगा, 5 बार, तो ये 3 5 निश्चित तौर पर ये 4 होगा। और ये काटा किससे था आपने, 4 से, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, 4 से काटा था, ये 3 बार कटा था, ये 5 बार कटा था, ये 4 होगा। आपने 4 से काटा तो 4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो आपके पास जो OC है वो कितना आ जाएगा, 4 से गुणा करने पर 4 में 16 आ जाएगा। ठीक है, OC कितना आ जाएगा, AO 5 था और OC आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये 12 है, ये 20 है, तो ये OC 16 आ जाएगा इसी राइट एंगल ट्राइंगल से। ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया 16, ये मैंने निकाला, ये डिस्टेंस मैंने निकाला। ठीक है, अब मेरे पास पूरा डायगोनल तैयार है। ठीक है, और पूरा डायगोनल तैयार है और पूरा क्वाड्रेटल तैयार है। पूरा क्वाड्रेटल की अगर मैं बात करूं तो पूरे क्वाड्रेटल का जो एरिया है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। देखो मैंने एरिया ऑफ काइट की भी बात नहीं की, बहुत छोटी सी बात है, अभी बता दूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिकली काइट भी एक रोम्बस ही होती है। काइट के अगर दोनों साइड को इक्वल कर दूं, जो नीचे वाली चारों साइड को इक्वल कर दूं, तो वो रोम्बस बन जाता है बेसिकली। ठीक है ना, और रोम्बस का एरिया 1/2 क्या होता है, D1 × D2 से निकल जाता है। छोटी सी बातें यहाँ समझा दूंगा अभी मैं। ठीक है, तो 1/2 डायगोनल्स मेरे पास पूरे हैं, दोनों डायगोनल्स हैं। तो एक डायगोनल मेरे पास कितना हो गया 21, और दूसरा 16 और 5 21, और दूसरा डायगोनल मेरे पास कितना था 24। ठीक है, दोनों डायगोनल्स, इससे पूरी काइट का एरिया आ जाएगा। कैसे निकलता है, 1/2 विकर्णों के गुणनफल से काइट का क्षेत्रफल निकल जाता है। इस प्रकार से अगर आपको विकर्ण दिए गए हैं तो इस प्रकार काइट का एरिया निकलेगा। और ये एरिया, क्योंकि ये आप इस पॉलीगन को देख रहे हो, और क्योंकि अभी पॉलीगन का एक और इन रेडियस के टर्म में जो एरिया था वो भी निकलता है R del/S से। R = del/S, या del = R × S। तो R मेरे पास ये मुझे निकालना है, और S मुझे दिया गया है सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 + 13 + 20 + 20 का हाफ, यह अर्ध परिमाप आ जाएगा। यहाँ से R निकल जाएगा। ठीक है, अब R × S आपको पता है, आगे से पता भी हो गया कि क्वाड्रेटल पे भी अप्लाई होता है या किसी भी पॉलीगन पे अप्लाई होता है जहाँ पर इन सर्किल खींचा जा सकता है। तब इस पॉइंट को आप लगा के सॉल्व कर दोगे तो है छूट हो गया आसान चीज़। और यहाँ पे ज़रा इसको देखो, ये कितना आ जाएगा, काटो इसको, 12 बार कटेगा, ये हो जाएगा 21 × 12 = R। तो 20 + 20 40, और 20 60, 66 / 2 × 33। R = आ गया आपके पास 21 × 12/33। सही है, 3 से काट दो, 11 बार कटेगा, 3 से काट दो, 7 बार कटेगा, कितना आ जाएगा, 12 × 7 = 84/11। ठीक है, जो भी आएगा सेंटीमीटर में वो इसके इन रेडियस रहेगी। सही है,
तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो तरीका है वो किसी भी काइट पर अप्लाई, यहाँ पर राइट काइट की मैंने बात नहीं की, ठीक है, तो आप कर सकते हो इस सवाल को, ठीक है। बेहतरीन सवाल, आपके आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहतरीन कंसेप्ट है। तो काइट में ये इन सर्कल सरकम सर्कल का पूरा चक्कर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अभी मैंने एक छोटी सी बात आपको समझाई थी डायगोनल। देखो ये एक किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, तो मैंने कहा काइट ही में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसके शेप लगा दी, क्योंकि व्हाट्सएप पे इसी तरह का सवाल आता है, ठीक है। आप इसका, आपसे बोला गया काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल, छोटा सा सवाल है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आपको पूछा गया है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको बताना है, एक ये शेडेड है और एक नीचे वाला शेडेड है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि अगर मैं एक फार्मूले की बात कर रहा था एरिया निकालने का, मान लीजिए कि ये D1 डायगोनल है और ये डायगोनल D2 है, आपको पता है ये D2/2 हो जाएगा और ये D2/2 हो जाएगा, ये डायगोनल हाफ हाफ हो जाता है, ये पता है, और 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं आपको ये उस वाले ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, ठीक है, तो मुझे पता है ये एरिया कैसे निकलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/2, इसका जो बेस है वो D1 मुझे पता है, और हाइट मेरे पास आ जाएगी D2/2, क्योंकि ये बेस है और ये हाइट बन गई। मुझे पता है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो ट्राइंगल इधर बनता है सेम उसी एरिया का ट्राइंगल इधर बनता है। इसका मतलब अगर मैं पूरी काइट के एरिया की बात करूं, मैं कहूँगा एरिया ऑफ काइट। अगर मैं एरिया ऑफ काइट की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो ट्राइंगल है इस तरफ वाले ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है, तो इसका मैं डबल कर दूंगा, मेरे पास टोटल एरिया का फार्मूला बन जाएगा, 2 से 2 काट दो, आपके पास आ जाएगा 1/2 D1 × D2। यानी आप काइट का एरिया भी 1/2 विकर्णों के गुणनफल से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस छोटे से सवाल को आप कर सकते हो, खत्म कर दो, ये तो बहुत आसान सवाल है, कठिन नहीं है। इसमें जो काइट दिया गया ना, स्क्वायर शेप की काइट है। अब आप कहोगे स्क्वायर शेप के काइट का क्या मतलब है, स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, अच्छा ये पूरा फिगर काइट है, नहीं। अब ध्यान से समझना एक और बात, यहां पर काइट क्या है, काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वेयर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये लेंथ इसके बराबर और ये लेंथ इसके बराबर, यही काइट है। अगर ये चारों लेंथ बराबर, ये काइट है, अगर मैं इसकी चारों लेंथ बराबर कर देता हूं तो देखो यहां पर क्या है, ये बड़ा डायगोनल, ये छोटा डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल इधर 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 भी बनता है। तो ये अगर मैं चारों साइड को बराबर कर दूं तो ये बन जाता है रोम्बस। यहां पर भी कहानी वही है, डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन अब की बार बड़ा डायगोनल भी बाइसेक्ट होगा, आधा आधा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड्स बराबर हो गई, ये साइड बड़ी नहीं है, ये साइड भी बराबर हो गई, तो ये भी डायगोनल बाइसेक्ट होंगे, ठीक है। और अभी भी बात यह है कि ये चारों जो कोण है वो 90 डिग्री पर नहीं आ रहे हैं। अगर ये चारों कोण 90 डिग्री पर आ गए, अगर ये चारों कोण 90 डिग्री पर आ गए और चारों साइड्स भी बराबर हो गई और चारों कोण भी 90 डिग्री पर आ गए, तो इस काइट को मैं बोलूंगा क्या, स्क्वायर। बात को समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप रोम्बस को भी काइट बोल सकते हो, आप स्क्वायर को भी काइट बोल सकते हो, ठीक है। बेसिक बात क्या होती है उस बात को समझना पड़ता है। पर प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या स्क्वायर में इक्वल नहीं होती है भाई, चारों साइड बराबर होती है, लेकिन एडजेसेंट साइड तो बराबर है ना भाई, ठीक है। क्या रोम्बस में बराबर नहीं होते, चारों साइड्स बराबर होती, लेकिन एडजेसेंट साइड भी तो बराबर है, ठीक है। तो ये एक काइट के ही प्रकार हैं, ठीक। रोम्बस को भी आप काइट बोल सकते हो, आप स्क्वायर को भी काइट बोल सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज गुण के आधार पर आपने समझा। अच्छा इसको देखो जरा, अ काइट इज एन शेप ऑफ एन स्क्वायर
जैसे मैंने बताया किसी बच्चे ने व्हाट्सअप किया था इस तरह का क्वेश्चन का, तो मैं काइट पढ़ा रहा हूँ, तो काइट मुझे देख गया सवाल में, तो मैंने इसको लगा दिया आपके साइन पे। आप कर लो, छोटा सा सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है। अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेड ऑफ थ्री डिफरेंट शेड shown in the given figure, how much paper each shade has been used in it? तीन रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। ये बोला गया काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको डायगोनल दिया गया है, कितना दिया गया है 32, डायगोनल 32 दिया गया है, पूरा 32 दिया गया है। तो आपको पता है ये 16 होगा, ये 16 होगा, और ये दोनों डायगोनल स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो ये जो ये लेंथ है ये भी 16 होगी और ये लेंथ भी 16 होगी। ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा गया, अच्छा उसके अलावा कुछ दिया गया, अच्छा एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, नीचे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है नीचे, तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया, दोनों पार्ट का एरिया चाहिए। तो बेसिकली ये एक स्क्वायर है, तो इस काइट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 32 गुणा 32 कर देंगे तो आपको पास, आप वर्ग का क्षेत्रफल भी 1/2 विकर्णों के गुणनफल से निकाल सकते हो। तो विकर्णों के गुणनफल से आप रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो 1/2 विकर्णों के गुणनफल से, स्क्वायर का एरिया 1/2 विकर्णों के गुणनफल से निकाल सकते हो। आप स्क्वायर का, आप काइट का एरिया भी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से निकाल सकते हो, यानी 1/2 विकर्णों के गुणनफल से निकाल सकते हो। तो तीनों एक ही बात है, ठीक है, सही है। तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइट बोल सकते हो। तो अब मैं इसका अलग अलग एरिया क्या निकालूं, मैं पूरे का एरिया निकाल लेता हूं, 32 गुणा 32 करके 1/2 काइट का एरिया आ जाएगा, इस पूरे 1 और 2 का एरिया आ जाएगा, जो भी आएगा आप कर लेना, ठीक है। अब बात है कि नीचे वाला थर्ड रीजन आपके पास दिए गए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है ना, बेस 8 और साइड 6, इसकी जो साइड है ना, ये जो साइड है 6 और बेस इसका 8 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 6 है, ये 6 है, ये 8 है, आपको एरिया निकालना है। आप यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचिए, आपको पता है ये 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 16 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 वर्गमूल का मतलब हो जाएगा, 20 का मतलब ठीक है ना। तो अभी जो मैंने समझाया मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि ये 1 और 2 दिया गया है, आप ये जानते हो कि ये 32 दिया गया, 32 दिया गया, इस पूरे का एरिया मैं निकाल सकता हूँ 1/2 विकर्णों के गुणनफल से, क्योंकि ये भी एक काइट ही है, ठीक है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइट, अभी मैंने समझाया। तो मैंने कहा 1/2 32 से मेरा इसका एरिया आ जाएगा। अगर एक वर्ग के विकर्ण आपको दोनों दिए गए हैं तो भुजा निकालने की जरूरत नहीं होती, 1/2 विकर्णों के गुणनफल से उसका एरिया निकाल लेंगे, तो साइड निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एरिया आ गया 1 और 2 का। अब मुझे नीचे का एरिया चाहिए। नीचे में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था, ये 6 है, ये 6, ये 8 है, तो मैंने अभी बताया ये 6, ये पूरा 8 है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर खींचते हैं तो 4 में डिवाइड होता है। मुझे राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ लेना है और मुझे ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो इस क्लास को मैं अभी यहीं पे विराम देता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास मेंसुरेशन में मैं पढ़ाऊंगा आपको हेक्सागन, ठीक है।